सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया। आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका नाम है कुशल शर्मा। और ख़ास बात यह है कि कुशल ने कई सालों पहले अफ़गानिस्तान में काम किया, अफ़गानिस्तान में समय बिताया, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के गांवों में गए, वहाँ की संस्कृति को देखा। तो कुशल, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज जैसा हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो विवाद हुआ है, और उस विवाद के अंदर कहीं ना कहीं जो इस्लामिक आइडेंटिटी है, मुस्लिम आइडेंटिटी है, उसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। और पुरानी जो भारत की जो सभ्यताएं थी, हिंदू सभ्यताएं थी, पाकिस्तान अफगानिस्तान में बौद्ध सभ्यताएं थी, उस पर भी चर्चा हो गई है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं ये कार्यक्रम आपके साथ करूं। तो सबसे पहले आप कुछ बताइए दर्शकों को कि आप किस समय अफगानिस्तान में रहे, क्या आपका प्रयोजन था, कुछ इस बारे में बताइए। जी निखिल, मैं सन 2009 से 10 एक साल अफगानिस्तान में रहा हूँ। और मेरा वहाँ जाने का जो कारण था और जो उद्देश्य था वो ये था कि मैं वहाँ एक परामर्शदाता यानी एक कंसल्टेंट के तौर पे गया था। वहाँ पे एक नए टीवी चैनल का की शुरुआत हो रही थी, जो कि एक जनरल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल था अफगान लोगों के लिए, फारसी और पश्तो लैंग्वेजेस में। तो चूंकि वहाँ आप जानते हैं कि एक युद्धग्रस्त देश है जो पूरी तरह मतलब अभी अपने पांव पे खड़ा ही हो रहा है। और 2009-10 में तो मतलब और भी उसके बाद काफी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना है। उस टाइम तो और हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 15 साल पहले की। तो टेलीविजन ही एक जरिया, बहुत मुख्य जरिया था वहाँ पे, और अभी भी है, जो कि लोगों को एंटरटेनमेंट, उनका मनोरंजन करने के लिए फिल्में, टेलीविजन, इंडियन फिल्में, क्योंकि वहाँ फिल्मों का प्रोडक्शन होता नहीं है। तो बाकी इंडिया की तरह वहाँ पे मॉल्स या जो बाहर जाने के और तफरीही जगहों की थोड़ी कमी थी। तो ये वहाँ का एक उभरता हुआ टेलीविजन चैनल था, जो आज काफी वहाँ का एक मुख्य चैनल है। उसका नाम टेलीविजन वन है, वन टीवी। और मैं उसमें बतौर एक कंसल्टेंट, मुझे वहाँ पे मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मैं वहाँ गया था। मुझे मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर था कि मैं एक साल वहाँ पे इस चैनल को सेटअप करने में और वहाँ की टीम को की कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाऊँ। तो ये मेरा जाने की पृष्ठभूमि थी। ये तो जाने की थी। अब कुल आपने कितना समय बिताया वहां पर? मैंने कुल वहाँ पे प्रिसाइसली एक एक साल ही मैं वहाँ पे था, पूरा एक साल। आपको डर नहीं लगा उस समय? तो तालिबान हटा ही था, काफी सक्रिय था, घर वालों ने रोका नहीं? हाँ, तालिबान सक्रिय था, तालिबान के सारे खेमे सक्रिय थे। यानी गुलबुद्दीन हिकमत यार वाला तालिबान, फिर एक मुल्ला मोहम्मद उमर वाला तालिबान, ये तीन चार वहां पे गुट भी होते हैं। ये सब मुझे वहीं जाके ही मालूम पड़ा। सक्रिय था। आए दिन वहां पे नेटो आईएसआई फोर्सेस पे फिदायीन हमले होते रहते थे, कार बॉम्ब्स और वो। हाँ, शुरू में मुझे मतलब मुझे अभी भी याद है कि जब मैं काबुल एयरपोर्ट पे लैंड हुआ तो मुझे बहुत ही अलग सी फीलिंग आई, क्योंकि ऐसा खाली खाली सा एयरपोर्ट जहाँ पे इतने ज्यादा सिक्योरिटी बंदोबस्त हो, जहाँ लोग कम दिखें और आपको बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस दिखें, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स के साथ वहाँ पे गार्ड्स खड़े हों, और ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स हैं सबके पास। और हर जगह वो रेत से भरे हुए जो बोरे होते हैं उनकी दीवारें, जो कि मुझे बाद में समझ में आया कि वो कोई एक्सप्लोजन या कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने की सूरत में वो आ, उस इम्पैक्ट से आपको बचाने के लिए है। तो मुझे शुरू में नहीं मतलब उतना सेफ नहीं फील हो रहा था कुछ शुरुआती दिन। और मैंने इनफैक्ट अपने जो मेरे एम्प्लॉयर थे उन्हें मैंने ये भी बोला था कि आप मुझे एक ओपन टिकट रिटर्न का करके दीजिए। मैंने यहाँ जाने से पहले एक रिटर्न टिकट ओपन लिया था, जिसमें मैं किसी भी डेट में रिटर्न आ सकता था अगर मुझे वहाँ कंफर्टेबल नहीं लगता। लेकिन जैसा कि शायद किस्मत को मंजूर था, वहां जाके विद इन पहले एक दो हफ्ते के अंदर ही बहुत ही इस तरह की परिस्थितियां और इस तरह का मुझे साथ मिला वहां पे कॉलीग्स का, और जो अलग अलग कंट्रीज से थे एक्सपैट वर्कर्स वो भी, और
जो अफगान लोग थे उनसे भी जो इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे वहाँ काफी जल्दी ही बहुत कंफर्टेबल फील होने लगा था। और इसके पीछे मुझे लगता है कि ये जो इंडियंस के लिए उन लोगों के अंदर एक बहुत ही स्वाभाविक तौर पे बहुत ही, और एक बहुत यूनिवर्सल चीज है कि वो इंडियंस को बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ज्यादा। और वो इसके लिए हिस्टोरिकली ही, मतलब कल्चरली ही वो रीजन होता है। वो कोई ऐसा रीसेंट रीजन नहीं है कि वो उन्होंने कोई इंडियन फिल्म देख ली कल और उसकी वजह से वो फैन हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो शुरू में लगा था, लेकिन फिर वहां पे मैं कंफर्टेबल हो गया था। तो आपने ये बताया कि वो इंडियंस को अच्छा मानते हैं, तो कुछ बताएंगे बताएंगे कि वो कैसा, मतलब आपको जो वहाँ के अलग अलग वर्ग से आप मिले, वर्ग के लोगों से, तो वहाँ पे किस तरह से इंडियंस का स्वागत करते हैं, या उनको बुरा मानते हैं या अच्छा मानते हैं? जी, मैं आपको इस विषय में बताना चाहूंगा। तो संयोगवश हर हर मायने में हम लोगों में कल्चरल बहुत ही डीप रिलेशंस हैं, जिसको हम मतलब बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। और ये चीजें इस्लाम से बहुत पहले की ही है, ये जो सिमिलैरिटीज हैं। एक तो मैं एक लिंग्विस्ट भी हूँ, आपको जैसा कि मालूम है कि मुझे लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट है। तो सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि प्रोटो इंडो यूरोपियन से ही अ, अपना हमारी संस्कृत और उसकी ब्रांच जो पूरी भाषाएं जो निकली हैं, हिंदुस्तानी हो चाहे हिंदी हो चाहे जितनी भी जो संस्कृत डिराइव्ड लैंग्वेजेस हैं, और उधर दूसरी तरफ फारसी से फारसी भी उसी की सिस्टर लैंग्वेज है। तो सबसे पहले तो जैसे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा और मैं इमिग्रेशन क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने मेरा नाम ही मेरे नाम का अफगानी वर्जन उन्होंने बोला, बोले खुशहाल, आपका नाम तो अफगान है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा नाम कुशल है। तो मैं जैसा उन्हें जवाब दे रहा था, लेकिन मेरे लिंग्विस्ट दिमाग ने एकदम से पकड़ लिया कि अच्छा, अगर ये क की जगह खे होगा, हिंदी में क अक्षर होता है, उनके यहाँ काफ होता है क की जगह, लेकिन ख की जगह खे होता है। तो मुझे समझ आ गया कि खुशहाल अफगानिस्तान में अफगानी लोगों का एक बहुत कॉमन नाम होता होगा। ऐसा मैंने सोचा, जिसका मीनिंग भी वही होगा। खुशहाल मीन्स जैसे हम लोग कहते हैं कुशल मंगल, उसी तरह। तो लैंग्वेज सिमिलैरिटी है। और दोनों कंट्रीज, वहाँ के लोग कभी भी मैंने देखा कि वो मुझे लगता है वो लोग काफी वॉर, जो कोल्ड वॉर की मेमोरीज वहाँ अभी की जनरेशन में बहुत ताज़ा हैं। क्योंकि ये जनरेशन तब बच्चा थी, तब बच्चे थे जो आज की डेट में यंग है, कि उन्हें कोल्ड वॉर की याद है। और कोल्ड वॉर में पाकिस्तान का जो रोल रहा, वो हर अफगानी की नजर में एक विलेनस रोल है। वो उसे बहुत ही नेगेटिवली देखते हैं, और वो पाकिस्तान को अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार मानते हैं। क्योंकि ये एक फैक्ट है कि कोल्ड वॉर के वक्त जब यूएसए ने यूएसएसआर को नुकसान पहुंचाने के लिए, मिलिट्री नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान का ही सहारा लिया था, कि एक इनडायरेक्ट तरीके से वो आर्म्स एंड एम्युनिशंस को मुजाहिदीन के हाथ में भेज सकें। और फिर जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो आर्म्स को वैसे ही छोड़ दिया गया, और फिर सिविल वॉर हुई वहां पे। और उसमें किसी का कोई रोल नहीं रहा, और अफगानिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया गया। तो वो जो फिर बर्बादी हुई, तो उस सब को लेके अफगानी लोगों में पाकिस्तान को लेके जनरल डिसलाइक होती है। और चूंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान की उस तरीके की जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि आर्म्ड मिलिटराइज्ड और मिलिटेंट ग्रुप्स को नर्चर करना, और दूसरी जगह इंटरफियर करना, तो वो जानते हैं कि इंडियंस भी इसके शिकार हैं, हिंदुस्तान भी इसका शिकार है। तो ये बहुत कॉमन ग्राउंड होता है, जिसकी वजह से वो जब भी किसी हिंदुस्तानी को अप्रोच करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज निकल के आ जाती है कि पाकिस्तान को बहुत डिसलाइक करते हैं। वो इस बात को बोल भी देते हैं थोड़ा, शायद एक कॉमन ग्राउंड के लिए। और बाकी इंडियन फिल्म्स ने रही सही कसर, इंडियन फिल्म्स ने उन लोगों का दिल जीता हुआ है। आई मीन राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ 50s एंड 60s, दिलीप कुमार से लेकर के आज तक सलमान खान तक, वो लोग इंडियन फिल्म्स के बहुत दीवाने होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं कि भाई वो इंडियंस को बहुत वेलकम करते हैं, और मुझे लगता है उसमें रिलीजन भी बीच में नहीं आता है। क्योंकि काफी वक्त तक कुछ मेरे आसपास के लोग जो वहाँ मेरे कॉलीग्स थे, वो यही समझते रहे, या कुछ लोग इस अंडरस्टैंडिंग में होंगे कि शायद मैं मुस्लिम हूँ, वो लोग अज्यूम कर रहे होंगे कि खुशहाल नाम है तो मुस्लिम हो सकता हूँ। पर जब काफी बाद में कुछ लोगों को मालूम पड़ा, तो उनका जो तरीका था वो मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे कि एक थोड़ा मैं क्या कहूँ, थोड़ा एक होता है ना कि आपको दावत मिलती है, तो मुझे भी दावत मिली थी वहां पे, लेकिन उनका तरीका बड़ा अलग था।
उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा कि खुशहाल भाई, आप मुसलमान क्यों नहीं हुए? मैंने कहा इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, मैं तो एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ। बोले अच्छा। फिर चुप हो गए उसके बाद। फिर बोले, मैंने कहा नहीं, आपके सवाल का क्या मकसद है, मतलब। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि कयामत के दिन आप उस लाइन में हो और हम इस लाइन में हो। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा चलिए अभी कयामत तक नहीं जाते, अभी आज की बात करते हैं, इस जिंदगी की बात करते हैं। तो मैंने देखा उसके बाद उन लोगों का कुछ ऐसा कभी ये नहीं रहा कि उनकी दूरियां बढ़ गई हो, या उन्होंने मुझे एक, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इस्लाम में ये भी है कि उनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है, जिससे वो लोग बोलते हैं, उसका मैं टर्म भूल रहा हूँ, मतलब कि वो नॉन मुस्लिम्स को थोड़ा सा वो भी मानते हैं कि परहेज करने लायक। पर वो चीज मुझे कभी महसूस नहीं हुई अफगान्स के साथ। अच्छा, आपने मुझे कुछ, आपको उन्होंने AK-47 वगैरह भी चलवाई थी वहां पर अफगानिस्तान में, तो आपने बताया था कि वहां पर तो खिलौनों की तरह खेलते हैं एके नहीं, फोर्टी मैं आपको सेवन से। बताता हूँ, वो खिलौना नहीं, इसका मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। असल में मैं जिस चैनल में था, वहाँ जो पूरा सिक्योरिटी, किसी भी कंपनी या किसी भी, मतलब चाहे वो बैंक हो, चाहे टीवी ब्रॉडकास्टिंग सेंटर हो, एक टीवी चैनल हो, किसी भी तरह का जो प्रतिष्ठान है, उसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। सिक्योरिटी जो, मतलब जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, वो बहुत कहीं पे भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गार्ड्स बहुत बड़ी संख्या में तैनात किए जाते हैं, फ्रिस्किंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, कि भाई किसी भी तरह कोई एक्सप्लोजिव लेके या किसी तरह का नुकसान ना हो। तो मेरे मैं जिस चैनल में काम कर रहा था, वहां पे जितना भी सिक्योरिटी स्टाफ था, वो सारे एक पर्टिकुलर, जो वहाँ सिक्योरिटी हेड थे, वो उनके गांव से ही थे सारे। तो वो जो सिक्योरिटी हेड थे, उनका नाम खोजा था। और वो अहमद शाह मसूद, जो नॉर्दर्न अलायंस के लीडर थे, जिसका इंडिया डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता था। इंडिया कभी भी शुरू से तालिबान सपोर्टर नहीं रहा, पश्तून सपोर्टर नहीं रहा, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस, जो फारसी बोलने वाला जो वहां पे खेमा था, उनके सपोर्ट में इंडिया रहा था एट द टाइम ऑफ सिविल वॉर, तब से लेकर के। तो मिस्टर खोजा जो वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज थे, उन्होंने वसंत ऋतु जब आई वहां पे, जब बहार जिसे कहते हैं, मौसम बहार, यानी अप्रैल मई के लगभग, उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको अपने गांव लेके चलते हैं, जहाँ के वो रहने वाले थे। और उनका गांव काबुल से नॉर्थ की तरफ था। तो वो जब मुझे वहां लेके गए, तो उनका जो पूरा गांव था, वहां सारे ही अहमद शाह मसूद की आर्मी के ही लोग थे, यानी कि जब अहमद शाह मसूद की मुजाहिदीन आर्मी एक्टिव थी रशियंस को भगाने में, तो उन लोगों ने जिन हथियारों से वो लड़े थे रशियंस के अगेंस्ट, वो हथियार आज की गवर्नमेंट ने उनसे लिए नहीं। और उनसे ये कहा कि आप इनका मिसयूज मत करिए, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस या आप प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में आ जाइए, तो आप देश के भी काम आ जाएंगे, इकोनॉमी के भी काम आ जाएंगे। तो वो वेपन्स आज की डेट में सबके पास हैं। और वो पूरा गांव जो था, वो मुजाहिदीन का विलेज था। मुजाहिदीन मीन्स आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द सोल्जर्स इन दी आर्मी और अंडर द कमांड ऑफ अहमद शाह मसूद। तो जब मैं वहां गया, तो उनके भाई आए और उन्होंने एक छोटी बंदूक से हवाई फायर किया। तो पहले तो मैं समझा नहीं क्या, लेकिन फिर मैं फारसी समझता हूँ, तो उन्होंने, तो मेरे साथ जो लोग काबुल से गए थे, उन्होंने कहा कि अरे ये क्या तौहीन कर रहे हो मेहमान की, मेहमान आया है, हिंदुस्तानी मेहमान है, बड़ी बंदूक लाओ। तो फिर उन्होंने एक बड़ा AK-47 मंगाया और उससे उन्होंने फायर किया। तो ये उन लोगों का तरीका था मे बी वेलकम करने का। और फिर उन्होंने, शायद उन्हें उन्हें मालूम होगा भाई, हिंदुस्तान में वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया उतना वेपनाइज्ड कंट्री नहीं है। वो हम बहुत ही एडमिरेशन के साथ बोलते हैं कि देखिए हम लोग तो बिल्कुल ही जंगली हैं, देखिए हम लोग को कंट्रोल करने के लिए हर जगह सिक्योरिटी को इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें पकड़नी पड़ती हैं। बोले हमें मालूम है, आपके हिंदुस्तान में हम टीवी और फिल्मों और सीरियल्स में देखते हैं और न्यूज में कि एक डंडे वाला पुलिस वाला ही पूरा शहर कंट्रोल कर लेता है। मतलब आपकी पुलिस फोर्स के पास सिर्फ लाठियां होती हैं। और बॉम्बे दिल्ली जैसी जगह भी आप लोग, तो आप कितने सिविक हो, मतलब एज ए एडमिरेशन बोल रहे थे। तो उन्हें शायद मालूम होगा कि भाई इंडियंस वेपन्स के इतना नजदीक नहीं आ पाते अपने लाइफ टाइम में, अनलेस वो आर्मी में ही हो। नहीं, ये तो तो आप सही उन्होंने मुझसे भी, तो उन्होंने मुझे मुझे भी दिया वो अपना AK-47, और क्लाशनिकोव था वो ओरिजिनल रशियन। और उन्होंने मुझसे भी, मतलब एक शौकिया तौर पे, कि उन्हें लगे कि भाई आए हैं तो हम इनका कुछ एंटरटेनमेंट करें, तो उन्होंने मुझसे कुछ निशानेबाजी करवाई थी, जो कि ऐसे ही तफरीही तौर पे, कि भाई एक बहुत बड़ी चट्टान पे पत्थर रख दिया और उस पे बंदूक चलाई है। अच्छा, आपने मुझे बताया था तब
कि कई जगहों पे जैसे आपने कहीं से कुछ वो लिया, कुछ हाथ ब्रेसलेट लिया या नाई के पास गए, तो अफगानी लोग आपसे पैसे नहीं लेते थे कि इंडियन हो, गेस्ट हाँ, हो, हमारे मेहमान हो। हाँ, ये चीज बहुत कॉमन होती है उन लोगों में। हॉस्पिटैलिटी कुछ अलग ही लेवल पे होती है एक्चुअली, ये चीज है। और मुझे लगता है मतलब सिर्फ इंडियंस के लिए वो चीज और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिया का रोल जैसा मैंने बताया आपको वहां पे बड़ा कंस्ट्रक्टिव रहा है। इंडिया ने कभी वहां कोई आर्म्ड अग्रेशन नहीं किया। नेटो आईएसएफ ने अपनी आर्मीज भेजी हुई हैं, पाकिस्तान ने अपने कोवर्ट मिलिटेंट ग्रुप्स वहां पे एक्टिव किए हुए हैं। और पाकिस्तान खुद एज ए कोरियर सर्विस भी पाकिस्तान ने काम किया, तो यूएस के सारे आर्म्स जो थे वो इन लोगों के हाथ में दिलवाए। लेकिन इंडिया का रोल टोटली वहां पे एक सिविल रिकंस्ट्रक्शन, पीडब्ल्यूडी ने बहुत काम किया है हमारे। आपको वहां पे कई ऐसे डैम्स और कई ऐसे कोल्ड स्टोरेज दिख जाएंगे जो बिल्कुल इंडियन डिजाइन के होते हैं, तो समझ में आ जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने किसी जमाने में बनवाए हैं। वो 1970 से अब तक का कोई भी टाइम हो सकता है। और दूसरा वहाँ पे तो वहाँ वो जो मेहमान नवाजी है वो इस हद तक है कि अगर मैंने एक दिन अपने कॉलीग को कॉम्प्लीमेंट किया, मैंने कहा कि जैकेट बहुत अच्छी लग रही है आपकी। तो उन्होंने तुरंत वो जैकेट उतार के वो मुझे देने लग गए। मैंने कहा भाई मेरा ये मकसद नहीं था कि आप अपनी जैकेट मुझे दीजिए। तो वहाँ इस तरह से जैसे कहीं भी नाई के यहाँ जाइए या कहीं पे भी, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोग आपसे पैसे लेने से इनकार कर देते हैं, कि वो लोग के लिए बिजनेस पीछे रह जाता है फिर। मतलब वो एक मेहमान नवाजी, और मतलब दे थिंक कि अच्छा हमारे पास एक इंडियन है, तो इंडियंस को तो बहुत ज्यादा ही अप्रिशिएट करते हैं, तो वो फिर पैसे नहीं लेना चाहते। कई कई बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। अच्छा, कुछ आपको ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पता लगा कि यूएसएसआर ने वहां पर क्यों घुसा था, वो वहां पर क्या कारण था? देखिए इतना तो मैंने इस एस्पेक्ट पे ऐसे ऐसा अफगान से नहीं पूछा, लेकिन जो चीज हिस्ट्री से हम सबको ज्यादातर मालूम है वो तो यही है कि भाई यूएसएसआर एक एक्सपेंशनिस्ट रेजीम थी, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि जिसके पास पूरी दुनिया का इतना बड़ा क्षेत्रफल था जमीन का। तो शायद उनकी भूख नहीं पूरी हो रही थी, और उन्हें अफगानिस्तान को भी एनेक्स करना था, क्योंकि ताजिकिस्तान तक तो यूएसएसआर था ही, जो कि बिल्कुल अफगानिस्तान का नॉर्दर्न बॉर्डर है। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। तो आई थिंक ये एनेक्स ही करना चाह रहे थे कि भाई एक इनका और एक एक पूरा टेरिटरी इनके पास आ जाए, यूएसएसआर के पास। तो यही पर्पस था शायद। पाकिस्तान को लेके अफगानियों की क्या सोच है? आप जब गए उस समय क्या सोच थी? पाकिस्तानियों को लेके जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान का जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रहा है उसके लिए अफगान्स की बहुत नेगेटिव सोच है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर कंट्रीज देयर। जबकि और ये तब है जबकि बहुत सारे अफगान्स ने अपने जिंदगी का बहुत वक्त वहां पे रेफ्यूजीज के तौर पे पाकिस्तान में ही बिताया है। स्पेशली जो पश्तून लोग हैं वो पेशावर वाली जो प्रोविंस है पाकिस्तान की, जिसे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते थे और अब उसे खैबर पख्तूनख्वा बोला जाता है, जिसकी कैपिटल पेशावर है। वहां पे बहुत बड़ी तादाद में पश्तूनों ने रेफ्यूजीज के तौर अफगानी पश्तूनों ने रेफ्यूजीज के तौर पे अपने कई साल बिताए हैं। बट उसके बावजूद जो पाकिस्तान का एक रोल रहा वहां पे आर्म्स सप्लाई करने का और आर्म्ड ग्रुप्स को इंसेंटिवाइज करने का और यूएस का साथ देने का इन द प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट यूएसएसआर, तो वो पाकिस्तानी रोल जो है वो अफगानिस्तान में काफी अनपॉपुलर है। और वो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह खुद को एक इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव मानता है या दिखाने की कोशिश करता है, तो वो लोग अक्सर ये भी कहे सुने जाते हैं अफगानी लोग कि ये लोग तो कुछ भी हो लेकिन ये मुस्लिम नहीं है, ये इस्लाम नहीं फॉलो करते। ऐसा क्यों सोच है उनकी? मतलब ये तो बड़ी अजीब अलग ही सोच हो गई। पाकिस्तान तो शुरू से ही, जब से बना है, वो यही कहता है मैं दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए बना हूँ। उसका मकसद ही यही है। उनका आधुनिक मकसद जो भी रहा हो, आधुनिक इन वर्ड। दुनिया में मिडिल मध्यम युगीन से लेके, वो शुरुआत से लेके अब तक वो अपने आप को कहते हैं हम दूसरा, मतलब इस आधुनिक और मध्य युगीन का सबसे पहला जो है ना, वो इस्लामिक स्टेट अपने आप को बताते हैं। और अफगानी हाँ, कहते हैं कि वो वो बस मुस्लिम ही उस तरह के उस लिए। तरह की बातें, वो लिप सर्विस है, लेकिन जो उनके तरीके रहे हैं और जिसके मैंने आपको बताया अफगानी भुक्तभोगी रहे हैं, तो उस उन कारणों से अफगान में काफी डिसलाइक है पाकिस्तान के लिए।
अच्छा, महिलाओं को लेके क्या था? हमने बड़ी सारी फिल्में देखी हैं जिसपे महिलाओं को बहुत पीटना, उन पे पत्थर मारना ऐसा दिखाया गया है तालिबान के समय। जब आप थे तो वहां पे क्या था? और अब कुछ बदलाव आपको पता लगा है, कुछ हुआ है तो उसमें? हाँ क्योंकि देखिए, अब ये जो तालिबान दोबारा आ चुका है। इस तालिबान के युग में वो चीजें नहीं है, उस टाइम थी। जो पहला तालिबान 1.0 जो था, और मैं तो खैर जब वहाँ जमहूरियत दोबारा आ गई, डेमोक्रेसी, और जब हामिद करजई प्रेसिडेंट थे, उस वक्त था मैं। तो जो पहला रजीम था तालिबान का, वो एक बहुत ही अनयूजुअल चीज हुई थी अफगानिस्तान में, जो मुझे नहीं लगता दुनिया में बहुत सारे देशों में वैसा हुआ है। नॉर्मली हर देश की जो नियति ऐसी रही है कि भाई समय के साथ वो आगे ही आगे बढ़ा है, और उसमें चेंजेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बढ़े हैं। लेकिन अफगानिस्तान एक तरीके से वो बहुत पीछे चला गया था उस वक्त, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि वहां पे औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। और औरतें तो छोड़िए, लड़कों की कंडीशन कितनी खराब थी, मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बताया है। और खास तौर पे जो ताजिक होते हैं, क्योंकि वहाँ दो एथनिक ग्रुप्स हैं जो सबसे बड़े, तीन हैं एक्चुअल में, पश्तून, ताजिक, हजारा। तो पश्तून जो होते हैं वो पश्तो जबान बोलते हैं, तो वो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप फॉर्म करते हैं। और ताजिक और हजारा, ये दो कम्युनिटीज फारसी जबान बोलती हैं। दे डोंट स्पीक पश्तो, दे स्पीक पर्शियन, एक्चुअली अ वर्जन ऑफ पर्शियन कॉल्ड दरी। तो आमतौर पे जो ताजिक लोग होते हैं, ये थोड़े से ज्यादा आजाद तबीयत के होते हैं कंपेयर टू पश्तून पीपल। मतलब इनके यंगस्टर्स ड्रिंक भी कर लेते हैं, वो लोग जीन्स टी शर्ट पहनते हैं वो। जबकि आपको पश्तून यंगस्टर्स अपने ट्रेडिशनल पहनावे में दिखेंगे, जो शलवार कमीज होता है उन लोगों का। अ, तो मुझे एक परिचित ने बताया था कि तालिबान के वक्त में उस जीन्स वगैरह तो पहनना पॉसिबल ही नहीं था लड़कों के लिए भी। उन्हें किसी भी तरीके की वेस्टर्न ड्रेस, और उन्हें जो तब की मॉरल पुलिस या जो रिलीजियस पुलिस थी, वो उन्हें हंटर मारती थी। और अगर वो उनसे पूछती थी नमाज पढ़ी तुमने, और अगर नमाज कोई गलती से भी कह दे नहीं मैं जा रहा हूँ, और अरे इतनी देर पहले अजान हुई थी, तुमने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, तो सीधा हंटर। टेलीविजन नहीं देखने दिया जाता था। तो इसी शख्स ने मुझे बताया कि इनके घर में टीवी भी ये लोग पांच छह गद्दों के नीचे रखते थे, और उन गद्दों में घुस के देखते थे। तो ये सब बातें कुछ कल्पना से परे हैं, और ये मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने बताया जो बिल्कुल हमारे आपकी तरह है। आज की डेट में वो लंदन में रहता है, उसके पेपर्स वगैरह बन गए वहां, उसको मतलब उसका आगे का फ्यूचर अब वही है, अपनी फैमिली के साथ वहां रहता है। तो इस तरह की बातें इन लोगों ने झेली हैं तालिबान के टाइम में। और अगर नहीं, मैं लड़कियों की बात करूं, तो महिलाओं की कंडीशन बुरी थी, लेकिन हाँ, जब मैं वहां पे था, तब एटलीस्ट काबुल सिटी में औरतें एवरी वॉक ऑफ लाइफ में थी, हर जगह। चाहे मैं कभी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में भी गया वहाँ, हमारे चैनल में भी थी, और भी किसी भी जगह जाओ तो औरतें काम करती होती थी। पुलिस में भी थी इनफैक्ट विमेन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक अलग हटके, अफगानिस्तान से अलग हटके आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, और दर्शकों को भी ये बात समझने की है। क्योंकि मैं और कुशल फिल्म इंडस्ट्री से रहे, हमने फिल्म इंडस्ट्री को देखा है। कुशल, ये जो दो तरह की बातें हमने दुनिया में देखी है, आधुनिक दुनिया में महिलाओं का, जिसे हम फ्री वर्ल्ड कहते हैं, इंडिया अमेरिका फ्री वर्ल्ड है या ब्रिटेन है, हमने ये भी देखा है कि वहां भी महिलाओं का किस तरह से शोषण होता है। मैं ये कहना पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो तालिबान के बारे में उस समय आपने बात कही कि उनको टीवी नहीं देखने दिया जाता था, जो टीवी की किसी दुनिया, को भी, सिर्फ महिलाओं को नहीं, मतलब किसी को भी टेलीविजन ही किसी को बैन भी था, नहीं मतलब देखना वो दिया था मतलब। तो मैं हम्म, एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो टीवी की जो दुनिया है, जो लोग टीवी की दुनिया क्रिएट करते हैं, ये लोग भी तो बहुत ही नकली किस्म के लोग होते हैं। जैसे भारत में मैं एक उदाहरण दूं, तो मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में गया, देखो ये फिल्मों में प्यार प्यार मोहब्बत हो गया और ये हो गया, मैंने देखा ये लोग भी बड़ा सिलेक्टिवली पैसा और जाति देखकर फिल्म वाले शादी करते हैं। दूसरा ये कि जैसे अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, वो खास करके अपने वेपन्स को प्रमोट करती है फिल्मों के जरिए। तो अगर वो लोग रोकने देना चाहते हैं, या कई रिजीम में, इराक में रोकने, इराक में भी रोक लगाई, नॉर्थ अमेरिका में रोक लगाई, लेकिन उस रोक के पीछे एक वैलिड रीजन भी तो है ना, खाली नाच गाने के अलावा, कि जो दूसरे कल्चर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है और एक नकली दुनिया भी तो पेश करते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है आपका? और दूसरी बात, कि जो महिलाओं का शोषण है, वो भी तो एक सत्य है ना इन दुनियाओं में, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, जिसे फ्री वर्ल्ड कहते हैं, फ्री मार्केट की औरतें बाहर आए ताकि पुरुष का जो वेतन कम हो, और फिर औरतों का शोषण भी किया जाता है नियोक्ताओं द्वारा, एम्प्लॉयर द्वारा। ये भी तो एक सच है ना। इस बारे में क्या हाँ राय? जी बिल्कुल। कि हम हाँ, सीधा उठा आपका के कहना उसको सही है। बुरा कह देते हैं, लेकिन वो कहाँ तक सही है, इस बारे में भी तो कुछ होगा ना विचार।
नहीं, आपका कहना सही है। ये बहुत ही सेलेक्टिव और मैं कहूँगा एक मैग्निफाइड और एम्पलीफाइड इमेज पेश की जाती है दुनिया के सामने। जब वो एक एक वाक्य ऐसा, या मैं कहूँगा ऐसे नहीं कि सैकड़ों वाक्य हुए। हो सकता है भाई कोई एडल्ट्री में शरीक थी कोई औरत, और उसके लिए सजा ये मुकर्रर की गई कि भाई इसको पब्लिकली पत्थर मार के स्टेडियम में मार दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं था कि इस मैं उस एक वाक्य को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना जरूरी समझता हूँ कि ऐसा नहीं था कि दिन रात इस तरह के केसेस हो रहे थे और बिल्कुल एनार्की थी और हर औरत का यही डेस्टिनी था। मतलब वो कुछ एक वाक्य रहे होंगे, बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या ज्यादतियां, क्या जुल्म तशद्दुद, क्या इनजस्टिस, इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन क्या डेवलप्ड वर्ल्ड में नहीं है या फ्री वर्ल्ड में नहीं है? बिल्कुल है। क्यों नहीं है? और जो सो कॉल्ड मतलब द चैंपियंस ऑफ द फ्री वर्ल्ड, उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि जब वो एक एक पर्टिकुलर रेजीम को एक एक तरह की रोशनी में शो करते हैं, पर उनके अपने आंगन में क्या हो रहा है, यू नो, वो भी जरूरी है। तालिबान के बारे में बहुत चर्चा है, तो तालिबान का कौन थे, मतलब तालिबान किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कुछ इस बारे में बताइए। तालिबान जो मूवमेंट ओरिजिनली जो शुरू हुआ था, वो अंडर द लीडरशिप ऑफ मुल्ला मोहम्मद उमर शुरू हुआ था, जो कि एक कंदहार के रहने वाले एक मौलवी थे। ही वॉज अ क्लेरिक, जो वहां पे एक छोटी सी मस्जिद में, उसने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे एकदम से एक नेशनल फिगर बन जाएंगे। तो वो वहां पे एक मस्जिद के शायद मौलवी थे और शायद एक मदरसे में पढ़ाते थे। एंड उनको अब किस तरह हैंड पिक किया होगा, क्या वो रहे होंगे परिस्थितियां, वो तो मैं इतना डिटेल में नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, तालिबान एज ए ग्रुप वाज अ पश्तून्स ग्रुप। लाइक ये पश्तून लोग जो मैंने बताया, अफगानिस्तान में 3 एथनिक ग्रुप्स हैं, उसमें से जो पश्तून्स हैं, जो पश्तो जबान बोलते हैं, ये उन लोगों का ग्रुप था। और इनका मानना ये था कि अब अफगानिस्तान जब जो है जंगे दाखिली से, पहले तो रशियन ऑक्यूपेशन से मुक्त हो गया, और उसके बाद जो वहां पे सिविल वॉर चल रही थी, गृह युद्ध, जो कि एक तरीके से एक पावर स्ट्रगल थी कि रशियंस के रिट्रीट करने के बाद अब अफगानिस्तान पे सत्ता कौन संभालेगा। तो जब ये जो सिविल वॉर का पीरियड बहुत लंबा चला था और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था। जब एक तरफ जो मुजाहिदीन ग्रुप्स, जो कि ताजिक लोग, फारसी जबान लोग, और दूसरी तरफ जो पश्तू स्पीकिंग तालिबान ग्रुप, और उनके भी कई फैक्शंस थे। तो जब इस पे एक स्टॉप लगाने के लिए कि भाई एक ऑर्डर होना चाहिए, अब ये इन फाइटिंग बहुत हो गई, तब ये तालिबान ग्रुप इमर्ज हुआ और इनफ इज इनफ, और इन लोगों ने अफगानिस्तान की सत्ता अपने हाथों में ली। और इट वाज अ ग्रुप ऑफ पश्तून्स। आज भी ये पश्तून लेड ग्रुप है। लेकिन अब और तब में बहुत फर्क है। अब इन लोगों को पहली बार से समझ आ गया होगा कि भाई उस तरह चीजों को सस्टेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वो तालिबान फर्स्ट गवर्नमेंट थी, उसी दौरान IC-814 भी हुआ है, और उसी दौरान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी हुआ है। ये दोनों चीजें उसी दौरान हुई हैं। तो इट वाज लाइक अ फ्री ग्राउंड फॉर एनीवन, एनी टेररिस्ट ग्रुप। इंडिया के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, जबकि इस बार आप देखेंगे इंडिया के डिप्लोमेटिक, अभी एम्बेसी नहीं है लेकिन फिर भी बातचीत चलती है। हमारे विदेश वो मंत्रालय तो की भी अभी हमारे बात काफी हुई। गहरे रिश्ते हो गए उनसे, हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट, हमने तालिबान सरकार के साथ मिलके काफी काम कर रही है भारत सरकार। अच्छा, जी। वहां पे आप तो वेजिटेरियन है, तो खाने के बारे में आप अक्सर कहते थे कि भाई यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है खाने में, तो कैसे मैनेज हाँ करते जी। थे आप अफगानिस्तान में? नहीं, मुझे एज सच वहाँ कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। वहाँ वेजिटेरियन, ये एक मिथ भी है कि वेजिटेरियन में भी उन लोगों के पास बहुत कुछ है एक्चुअली, क्योंकि वो ठंडा देश है, तो वहाँ पे फल सब्जी काफी अच्छे मतलब उत्पादन होता है इन चीज़ों का। और उनकी कुजीन में कई चीज़ें ऐसी हैं जो वेजिटेरियन है। और उसके अलावा स्पेशली ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीज़ें वहाँ मतलब काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाली होती हैं। वहाँ के बादाम तो वर्ल्ड फेमस हैं, जो अफगानी गोरबंदी और मामरा बादाम की वैरायटीज हैं वो। तो मुझे ऐसा सच कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं वहाँ शायद 1 साल रहा, तो मैं उस दौरान बस वो लैंग्वेज को और कल्चर को एक्सप्लोर करता रहा, तो उस तरफ मेरा उतना ध्यान भी नहीं गया कि
खाने में थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता था। दिक्कत मेनली थोड़ी रमजान के टाइम, क्योंकि तब आप पब्लिकली नहीं खाते हो, बिकॉज वहां पे नॉर्म नहीं है, कोई खाता हुआ दिखता नहीं है, तो खुद को भी फिर अजीब लगता है। तो यू हैव टू ईट इनडोर्स सो एज टू नॉट बी वेरी विजिबल टू दोज हु आर फास्टिंग। बाकी एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अफगानिस्तान से बहुत सारे छात्र भारत में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इलाज के लिए भी आते हैं। अभी अभी दिल्ली में लाजपत नगर में तो बहुत ज़्यादा अफगानी रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं। तो आपको क्या लगता है, भारत और अफगान के बीच में किस तरह के संबंध स्थापित होंगे? बीच में तो हमारे एक कील ठुकी हुई है अफगानिस्तान और भारत के बीच में, जो ना उधर चैन लेने देना चाहता है, ना इधर चैन लेने देना चाहता है। पर कैसे जी संबंध आपको लगता है, जो भारत सरकार ने जो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है अफगानिस्तान में, वो सही रहेगी? हाँ, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये सारे रिलेशंस जो निखिल ने अभी रेखांकित किए, ऐसा नहीं है कि ये पिछले 10 साल में या ये करंट बीजेपी गवर्नमेंट के ही इनिशिएट किए हुए हैं। आई थिंक इस मामले में हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही यूनिफॉर्म रही है, और इनफैक्ट जो कांग्रेस एरा में थी उसी का कंटिन्यूएशन बीजेपी कर रही है। क्योंकि ये जो आपने स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स की बात की, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो एक एजेंसी है, आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार के अंडर आने वाली एजेंसी है। और ये अब से नहीं, कई दशकों से फ्रेंडली नेशंस के बच्चों को, जो जिन्होंने ट्वेल्थ या इंटरमीडिएट लेवल पास किया है और जो अब ग्रेजुएशन शुरू कर रहे हैं, उनको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स देती है इंडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आके अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए। और शायद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी कुछ स्कीम्स हैं। तो ये फ्रेंडली कंट्रीज में बहुत सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, ईस्ट यूरोपियन नहीं, सेंट्रल एशियन और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, और अफगानिस्तान भी उनमें आता है। तो अफगान स्टूडेंट्स का इंडिया में आने जाने का सिलसिला बहुत पुराना है, यहाँ के पढ़ाई करने का। और अफगान पेशेंट्स, जैसा कि आपने कहा, वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में इंडिया को ट्रस्ट करते हैं, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ को, हमारे डॉक्टर्स को। और आपको दिल्ली में भी ये काफ़ी दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान और इंडिया का जो रिलेशनशिप जो आगे फ्यूचर में, जो आपने पूछा, वो मुझे लगता है कि उसी तरह चलेगा जैसा अभी तक है। इट इज़ मोर ऑफ अ ओल्ड कल्चरल, एंशंट कल्चरल ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज, एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी पीपल टू पीपल लिंक। मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको हैरानी होगी कि मैं अभी रिसेंटली लंदन गया था लास्ट ईयर। तो वहां मैं अपने इंडियन फ्रेंड से तो मिला ही, लेकिन कुछ अफगान फ्रेंड्स भी हैं, तो उनसे, ये लोग कांटेक्ट रखने वाले लोग हैं, ये निभाने वाले लोग होते हैं। तो इतने साल बाद भी मतलब ये लोग आपको याद करते हैं, कभी इंडिया भी आते हैं अगर किसी काम से, कभी किसी ट्रीटमेंट के लिए या कुछ, तो ये याद रखते हैं इंडियंस को। काफी इमोशनल लोग होते हैं, मैंने देखा, काफी इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। और हिंदी फिल्मों में तो एक किरदार भी दिखाया जाता है। पुरानी फिल्मों में एक अफगान पठान, और एक गाना भी है, यार ही है ईमान मेरा प्राण, और जी अमिताभ हाँ। बच्चन के ऊपर जंजीर फिल्म में जी हाँ। फिल्माया गया है। काफी सारे हमारे जो फिल्मों के एक्टर हैं, सलमान खान के जो पूर्वज हैं वो अफगानिस्तान से हैं। एक रजा खान कॉमेडियन थे, वो अफगानिस्तान से। कादर खान, फिरोज खान। फिरोज फिरोज खान के खान, जो कादर फोरफादर्स खान। हैं वो तनोली तनोली ट्राइब से हैं, गजनी अच्छा। प्रोविंस की। फिर आपके ये जो यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार, ये भी पश्तून है बाय ओरिजिन। शाहरुख खान पश्तून है। कई पश्तून है यहाँ पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा, एक आपने बड़ी मजेदार बात बताई थी कि वहां पर फेयर एंड लवली बिकती थी, जबकि वो लोग तो एकदम गोरे होते हैं और हाँ बड़ी बड़ी मतलब होर्डिंग। हाँ, काफी बड़ी होर्डिंग थी। तो मैंने उनसे एक बार, मैंने उस होर्डिंग की फोटो भी ली और मैंने उनसे पूछा कि भाई ये इसकी आपको क्या जरूरत पड़ती है। तो अब वो ये कि ये कुछ है कि भाई अफगान में भी, और ये कहीं ना कहीं वहां पे कुछ लोग सांवले होते हैं, तो शायद वो उनके लिए होगा, क्योंकि गोरे रंग का फैसिनेशन लेकिन देखिए इंडिया में ये भी तो कम नहीं है। लेकिन ये तो वही है ना, जो वो रोकते थे कि टीवी मत देखो, जो उसका इन्फ्लुएंस है, ये उसका एक प्रतीक भी तो है ना। शायद शायद आप कह सकते हैं, हाँ वही है। कि जी। गोरे रंग को भी तो वो हो गया ना, कहते हैं गंजे को क्या कहते हैं, कंघी कंगा। बेचना। हाँ, तो गोरे को भी आप फेयर लवली बेच रहे हो, इतना इन्फ्लुएंस मीडिया करता है। खैर, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप आए। हो सकता है इस बारे में और भी डिटेल से कोई जानकारी
और आपसे लेंगे, मजेदार बातें और किस्से कोई होंगे आपके जी जी, जरूर। अफगानिस्तान के तो बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे कुशल थैंक यू। शर्मा नई दिल्ली से, जो कि अपनी अफगान में बिताए हुए 1 साल के बारे में बता रहे थे। इनसे हम और जानकारी लेंगे। मूलतः ये उत्तर प्रदेश से हैं, अभी फिलहाल दिल्ली में काम करते हैं। अफगानिस्तान के अलावा भारत के भी कई क्षेत्रों में इन्होंने काम किया, बहुत अच्छा तजुर्बा है इनका। एक भाषा वैज्ञानिक भी मैं इनको कहूँगा, भाषावाद ही कहें, लिंग्विस्टिक। इनकी एक बहुत अच्छी खूबी है कि जहाँ भी रहते हैं वहाँ की भाषा सीख लेते हैं। कलकत्ता में थे तो इन्होंने बंगाली सीख ली, और कई बार से बंगालियों को बंगाली पढ़ाते थे। तमिलनाडु में थे, इन्होंने तमिल सीखी। वहां पर रहे अफगानिस्तान में, वहाँ की भाषाएं सीखी। तो इनसे बहुत अच्छी जानकारी हमें मिलेगी। दर्शकों को आगे भी हम जारी रखेंगे इनके साथ और भी कार्यक्रम। धन्यवाद। धन्यवाद।